गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने लेक्चर नंबर 2 में एडवांस टैक्स लॉस के। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कल तक जो भी डिस्कशन किया था उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, कल हमने क्या पढ़ा था? देवी और सज्जनों, कल हमने एडवांस टैक्स लॉस के पहले तो इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि सब्जेक्ट का मार्किंग वेटेज क्या है, शायद सबको याद होगा। और उसमें हमने शुरुआत की थी जीएसटी के डिस्कशन से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के डिस्कशन की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने शुरुआत में आपको ये बताया था, पहले तो ओरिजिन कहाँ से हुआ जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत क्या जीएसटी एक्ट जो हिंदुस्तान में लाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ओके, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी कानून जो बनाया जाता है वो कानून कैसे बनाया जाता है, वो लेजिस्लेट करने का अधिकार किसके पास होता है, एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसके पास होता है, और ऑफेंडर्स ऑफ लॉ को पनिश करने का अधिकार किसके पास होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। शायद सबको याद हो, है ना। चलो, सबसे पहले तो हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 ये कहता है कि हिंदुस्तान के लोगों से वही टैक्सेस लिए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में मेंशन किए गए हैं। जो टैक्सेस भारत के संविधान में मेंशन किए गए नहीं हैं उनको कलेक्ट करने का अधिकार इस देश की सरकार के पास नहीं है। ये हमने आर्टिकल 265 से सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ा था वो था आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ये कहता है कि हिंदुस्तान ये बहुत बड़ा देश है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लोकल अथॉरिटीज अलग है। तो इस देश में जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे ना वो मिल बांट के कलेक्ट कीजिए। यानी सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज। ये कहने का काम आर्टिकल 245 ने किया। उसके बाद एग्जैक्टली कौन सी टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ये बताने का काम आर्टिकल 246 ने किया। तो आर्टिकल 246 ने पूरे डिस्कशन को 3 लिस्ट में बांट दिया। लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, लिस्ट 2 जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और लिस्ट 3 जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट 1 में जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं उसमें जो टैक्सेस दिए हैं दे आर टू बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में जो टैक्सेस दिए दे आर टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड लिस्ट 3 में जो टैक्सेस दिए दे आर टू बी कलेक्टेड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों मिलके कलेक्ट करेंगे। मित्रों, तो आपका इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी जो है वो लिस्ट 1 में मेंशन किया है, इसलिए वो कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। वैसे जीएसटी जो है वो दोनों गवर्नमेंट मिलके कलेक्ट करती है, सेंटर एज वेल एज स्टेट, लेकिन जीएसटी लिस्ट 3 में नहीं है, क्योंकि मैंने कल बताया था जब 1949 में ये 3 लिस्ट बनाई गई थी तब अंबेडकर जी को ये पता नहीं था कि जीएसटी आने वाला है 70 साल बाद, इसलिए अंबेडकर जी ने लिस्ट 3 में जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया था, बल्कि 2017 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 246 ए नाम का एक नया आर्टिकल लाया, और जिसके तहत ये बताया गया कि जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज के पास है। और इसी के तहत हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्गन में इसके 5-6 एक्ट लेजिस्लेट किए। आर्टिकल 246 ए ने जब अधिकार दे दिया गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का, तो उसी के तहत लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने कानून बनाए। एक सीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया, एक एसजीएसटी एक्ट 2017 बनाया, एक यूटीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया, और एक है आईजीएसटी एक्ट 2017। ऐसे 4 एक्ट्स बनाए गए। अब दिस एक्ट्स आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मित्रों, पहले सर्विसेज के ऊपर जो सर्विस टैक्स था ना वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं था, बाकी सारे टैक्सेस जम्मू एंड कश्मीर के लिए थे लेकिन सर्विस टैक्स नहीं था। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अप्लाई किया गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी लगता है। ओके, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी मित्रों किसी एंट्री के तहत नहीं आया बल्कि डायरेक्टली एक आर्टिकल के तहत आया है। बाकी सारे टैक्सेस किसी न किसी एंट्री के तहत आए हैं, जैसे
आपका इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 के तहत आया था, लेकिन जीएसटी किसी एंट्री के तहत नहीं आया बल्कि जीएसटी आर्टिकल के तहत आया। तो जीएसटी ये जो संविधान है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी किस पे लेवी होता है? इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, पहले क्या था, प्री जीएसटी एरा में गुड्स के ऊपर अलग से टैक्स थे और सर्विसेज के ऊपर अलग से टैक्स थे। ठीक है, लेकिन जीएसटी आने के बाद गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही टैक्स है, दैट इज जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स नाम का कॉन्सेप्ट लाया। उसके बाद मित्रों मैंने आपको ये भी बताया कि इस देश में कोई भी कानून यानी एक्ट यानी लॉ बनने से पहले ड्राफ्ट फॉर्म में उसको बिल कहते हैं। ये बिल सबसे पहले लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल प्रेजेंट होगा। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर इस बिल को अप्रूव करेंगे। बाद में हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट जी, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, प्रेसिडेंट इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो प्रेसिडेंट जी ये बिल के ऊपर साइन करेंगे और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद आपका बिल बनेगा एक्ट। तो दिस इज हाउ एन एक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक्ट बनाना और एक्ट को बदलना। ठीक है, याद रखना दो चीजें, एक्ट बनाना और एक्ट बदलना, ये दोनों अधिकार जो है ना वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास होते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन हैज द राइट टू मेक लॉ एज वेल एज द राइट टू अमेंड द लॉ। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने एक्ट जो बनाया है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने एक्ट बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सर ये एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूट करने के लिए की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय whom? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो श्री नरेंद्र मोदी जी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, श्री रामनाथ कोविंद जी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो कोविंद जी के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है और मोदी जी के मार्गदर्शन में ये कानून को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन मोदी जी अकेले सारे कानून एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए मोदी जी ने बनाई अलग अलग मिनिस्ट्रीज। उनमें से हमारे लिए जो मिनिस्ट्री रिलेवेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दो बोर्ड्स आते हैं, एक है सीबीडीटी और दूसरा है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीआईसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस एग्जीक्यूट करने का काम करती है। सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस एग्जीक्यूट करने का काम करती है और सीबीआईसी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जीक्यूशन का काम करती है। तो हिंदुस्तान में इनकम टैक्स एग्जीक्यूट करने का काम सीबीडीटी का है। और अब कल हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था, डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। ओके, तो ये जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड एग्जीक्यूशन का काम है वो सीबीडीटी करेगा और जीएसटी और कस्टम्स से रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन का काम है वो सीबीआईसी करेगा। ओके, एग्जीक्यूटिव अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था जुडिशियल ऑर्गन, शायद वो भी आपको याद होगा ना। जुडिशियल ऑर्गन का जिम्मेदारी होता है जो अफेंडर्स ऑफ लॉ है उनको पनिश करना। पनिश करने के लिए हिंदुस्तान में कोर्ट्स है, सबसे उच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे उच्च न्यायालय है इसके पास अधिकार है, फाइनल डिसीजन देने का अधिकार है। द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन इटसेल्फ इज ए लॉ, ये सबके ऊपर बाइंडिंग है, सबको फॉलो करना अनिवार्य है। इसलिए जो जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं मित्रों। ठीक है, चलो अब बिलो सुप्रीम कोर्ट देयर आर वेरियस हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट का जजमेंट सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, हमारे देश के सारे लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लोगों के ऊपर बाइंडिंग है। बिलो हाई कोर्ट देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाई कोर्ट के नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। सो मित्रों ये सारा डिस्कशन हमने कल के लेक्चर में किया था, तो आज बढ़ते हैं आगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएसटी। लेकिन जीएसटी शुरू करने से पहले मित्रों जीएसटी के बेसिक्स हम आपको बताएंगे, शायद जो आपने बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, सो जीएसटी आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ टैक्सेस थे। कौन कौन से टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले? प्री जीएसटी इरा में कौन कौन से टैक्सेस थे उसके बारे में चर्चा होगी। सो ब्रॉडली गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस थे, गुड्स के सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स यानी वैट था, वैट एज वेल एज सीएसटी था। यानी विद इन स्टेट सेल हुआ, विद इन स्टेट अगर माल सेल होता है तो वैट लगता था,
स्टेट के बाहर अगर सेल होता तो CST लगता। ठीक है, सो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर ऐसे 2 टैक्सेस थे। नॉट ओनली दैट, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर, यानी द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स वाज लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी एज वेल। यानी हिंदुस्तान में गुड्स के ऊपर 2 टैक्सेस थे। एक, पहले मैन्युफैक्चरर जब गुड्स मैन्युफैक्चर करता तो ही वाज लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चर करने के बाद जब सेल करता, विद इन स्टेट सेल किया तो वैट पे करना था, और स्टेट के बाहर सेल किया तो CST पे करना था। ठीक है सर, ऐसा क्यों था सर? क्योंकि गुड्स के ऊपर दोनों गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए थे। दोनों यानी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करना शुरू किया और स्टेट गवर्नमेंट ने वैट कलेक्ट करना शुरू किया। अब इसके वजह से लोगों की वाट लगती थी। क्या वाट लगती थी? डबल टैक्सेशन होता था। कैसे डबल टैक्सेशन होता था? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम मिस्टर ए है। अब ये मैन्युफैक्चरर जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करके बाद में उनको सेल भी तो करना है। तो समझो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 100 रुपये में। कितने में सेल करने हैं? 100 रुपये। अब इसके ऊपर सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। से रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी से फॉर एग्जांपल 18%। एक्साइज ड्यूटी का रेट हम अज्यूम करते हैं 18% है। तो द मैन्युफैक्चरर हु यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सेल द गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेल के दौरान उसको 2 टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। पहला तो एक्साइज ड्यूटी। अब 100 रुपीज के सेलिंग प्राइस पे एक्साइज ड्यूटी 18% से 18 रुपया लगता, और उसके बाद लगता सेल्स टैक्स यानी वैट। अगर विद इन स्टेट सेल किया है तो वैट लगता। समझो उससे फॉर एग्जांपल वैट का रेट 10% है। अब ये 10% का वैट किस अमाउंट पे लगाते हैं? जो सेलिंग प्राइस है प्लस एक्साइज ड्यूटी की जो अमाउंट है 118 रुपया, इसके ऊपर वैट लगता। तो 118 के 10% कितना आता? 11.8 रुपीज। तो टोटल टैक्स कितना आता? 129.80 रुपीज। ये आपका टोटल टैक्स आता है। सर इसका मतलब ये जो सेलर है गुड्स सेल करते वक्त वो एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट ये दोनों गुड्स की प्राइस में ऐड करके सेल करता, और कस्टमर से रिकवर करते वक्त कितना रुपया रिकवर करता? 129 रुपया 80 पैसा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी भी लेता और वैट भी लेता। अब अल्टीमेटली सेलर के का तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि सेलर तो गुड्स बेचेगा, बेचते वक्त प्राइस भी कलेक्ट करेगा, टैक्स भी कलेक्ट करेगा। यानी बर्डन टैक्स का किसके ऊपर जाएगा? बायर के ऊपर। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भली बात ही जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन इज शिफ्टेड ऑन द बायर। तो बायर से हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। सही है? अरे बोलो हाँ बिल्कुल। सो बायर का नुकसान होता है इसमें। किसका नुकसान होता मित्रों? बायर का। कैसे नुकसान होता? इसमें डबल टैक्सेशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब यहाँ पे 10% का जो वैट लगता मित्रों, वो वैट सिर्फ वैल्यू पे लगता या वैल्यू प्लस टैक्स पे लगता? वैल्यू प्लस टैक्स। तो इसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा था। यानी GST आने के बाद क्या फायदा हुआ? देखो, अब एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों के बदले GST कलेक्ट किया जाता है। GST का हाईएस्ट रेट 28% है, समझो मान के चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो 28% कैसे बनाया? एक्साइज ड्यूटी का रेट प्लस वैट का रेट दोनों प्लस किया। तो 18 + 10 कितना हो गया? 28। ये मैक्सिमम रेट बन गया। तो जब भी अब सेलर प्रोडक्ट सेल करेगा 100 रुपीज में, तो ही इज लायबल टू कलेक्ट GST, समझो एट द रेट 28%। तो 100 के 28% GST आएगा 28। अब प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 128। पहले वही प्रोडक्ट 129.8 में बिकता, अब वही प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 128 रुपीज में। तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई। कैसे? गवर्नमेंट जो लोगों को लूट रहा था पहले डबल टैक्सेशन करके, टैक्स पे टैक्स लेके, अब वो बंद होगा। ठीक है मित्रों? सो ये GST का फायदे हुए। अब ये फायदा हर एक गुड्स के लिए हुआ है। जो जो गुड्स मैन्युफैक्चर होकर हिंदुस्तान में सेल हो रहे थे ना, हर एक गुड्स की प्राइसेस में ऐसे कटौती आई है। लेकिन क्या वाकई जो सेलर्स थे इन्होंने GST आने के बाद प्राइसेस कम की हैं क्या? अब सेलर लोग क्या कहते हैं, लोगों को प्रोडक्ट खरीदने की आदत लग गई है 129 रुपया 80 पैसे में। तो GST आने के बाद प्राइस कम करने का किसी ने सोचा ही नहीं। जैसे पहले पार्ले जी बिकता था, प्री GST ईरा में पार्ले जी बिकता था 500 रुपये में, मैगी बिकता है 10 रुपये में। तो अभी भी GST आने के बाद इनकी प्राइसेस उतनी रहनी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी? GST आने के बाद इनकी प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी प्राइसेस कम नहीं हुई मित्रों। हाँ तो दोस्तों,
अब ये एक्साइज ड्यूटी, जैसे मैंने बताया था आपको, पार्ले जी पहले भी 10 रुपये में बिकता था, 5 रुपये में बिकता था, अभी भी 5 रुपये में बिकता है। देन नेस्ले का मैगी पहले 10 रुपये में बिकता था, अभी भी 10 रुपये में बिकता है। एक्चुअली जीएसटी आने के बाद इनकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपनी सेलिंग प्राइस कम नहीं की। अब उन्होंने आइडिया क्या किया, भले ही प्रोडक्ट 128 में बिकना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। उन्होंने अब सेलिंग प्राइस 100 रुपया करने के बदले उन्होंने क्या किया, 101 रुपया 80 पैसे किया, उसके बाद जीएसटी 28 फॉर एग्जाम्पल, और अभी भी वो प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं, 129। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम किया ताकि लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, इन्होंने सब बायर्स को ठगना शुरू किया। वो बोल रहे बायर को अगर 5 रुपया देने की आदत लग गई है, 10 रुपया देने की आदत लग गई है, तो उनकी आदत क्यों खराब करे, वो पहले जितना टैक्स दे रहे थे अभी भी उतना ही देंगे। ठीक है, सो उन्होंने अपना सेलिंग प्राइस कम करने से मना कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम रखा एंटी प्रॉफिटरिंग एक्ट, एपीए, एंटी प्रॉफिटरिंग एक्ट 2017, जिसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जीएसटी आने के बाद अगर सेलर लोग अपनी प्राइस, सेलिंग प्राइस कम नहीं करते, तो ऐसे केस में जितना भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की उतनी उनको पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी उसके ऊपर तो जीएसटी लेंगे ही, प्लस जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हैं वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट ले लेगी। तो इस प्रकार से प्रावधान लाए गए ताकि सेलर्स यानी मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे थे, वो सेलिंग प्राइस कम करें। ओके, तो मित्रों ये प्री जीएसटी इरा में पहले आप सेल्स टैक्स भी पे करते थे, सेल्स टैक्स में वैट और सीएसटी पे करते थे, एक्साइज ड्यूटी भी पे करते थे। ऐसे गुड्स के ऊपर 2 टैक्सेस थे, और सर्विसेज के ऊपर एक अलग से टैक्स था, सर्विस टैक्स। तो जो लोग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों बेचने का काम करते थे, उनके लिए वैट भी एप्लीकेबल था, सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल था। जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स बना के बेचने का काम करते थे, उनके लिए एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल था और वैट भी एप्लीकेबल था। तो अब मित्रों, जो मैन्युफैक्चरर थे एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते थे, उनके लिए एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सारे प्रावधान एप्लीकेबल होते थे। तो उनको कंप्लायंसेस करना बहुत मुश्किल जाता था। ठीक है, सो ये कंप्लायंस का बोझ हल्का करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, और जब जीएसटी आया तो ये सारे टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम करवाए। तो ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं, ठीक है, वो भी आपको याद दिला दे। शायद ये आपने थोड़ा एग्जीक्यूटिव में पढ़ लिया होगा, तो एग्जीक्यूटिव में आपको याद होगा, लेकिन तो भी मैं एक बार रिवाइज करवा ही देता हूँ आपका। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी में भी अलग अलग टाइप की एक्साइज ड्यूटी थी, जैसे स्पेशल ड्यूटीज ऑफ एक्सटाइल ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी। ठीक है, यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे लगाता था। तो नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम बेड कहते थे, बीईडी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ये एक्साइज ड्यूटी जो थी वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर थी। लेकिन ये स्पेशल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जो थी वो केवल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर थी। इसके अलावा एनसीसीडी था। ठीक है, एनसीसीडी नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, ये सिर्फ गवर्नमेंट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगाती थी। उसके बाद सीवीडी 31 और सीवीडी 35 नाम की ये स्पेशल ड्यूटीज थी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का ही एक टाइप था, समझ लो। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट लगाती थी। तो ये चारों अलग अलग टाइप की एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर, जीएसटी में वो जीएसटी आने के बाद सब्स्यूम की। यानी गवर्नमेंट बोलता है जीएसटी आने के बाद मित्रों हम आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे, जीएसटी आने के बाद मित्रों हम आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे। ओके, वेरी गुड। अब इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लेता था। सर्विस टैक्स के साथ कृषि कल्याण सेस, ये कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये जो सेस थे दे वर ऑन सर्विस टैक्स। जैसे इनकम टैक्स पे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है ना, वैसे ये सर्विस टैक्स पे पहले कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस नाम के टैक्सेस लगते थे। अब जीएसटी आने के बाद ये एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये दोनों भी जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, वन नेशन वन टैक्स के तहत। तो अब ये टैक्सेस लेवी नहीं होते। ठीक है, चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के
कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए गए? एक्साइज और सर्विस टैक्स जीएसटी में। तो सर कस्टम्स ड्यूटी सब्स्यूम हुआ क्या? नहीं, इसके लिए अभी भी कस्टम्स ड्यूटी लेवी किया जाता है मित्रों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सीवीडी 31, सीवीडी 35, एनसीसीडी, ये सारी एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम हो गई है। उसके अलावा सर्विस टैक्स, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस और बाकी सरचार्ज और सेस जो गवर्नमेंट लेवी करती थी वो भी सब्स्यूम हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं? वैट विद इन स्टेट सेल होता था जिसको हम इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं, वो भी जीएसटी में सब्स्यूम हुआ। उसके बाद सीएसटी, इंटर स्टेट सेल पे जो सीएसटी लगता था वो भी जीएसटी में सब्स्यूम हुआ। देन ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स, लोकल अथॉरिटी के लिमिट्स के अंदर अगर गुड्स आते तो लोकल अथॉरिटीज not the state government, local authorities used to and in some state government as well used to charge octroi duty and entry tax, वो भी सब्स्यूम हो गया। देन टैक्सेस ऑन परचेज, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये मूवीज वगैरह थिएटर में देखने के लिए जाते थे, एक जमाना था जब मूवीज थिएटर में देखते थे लोग, अब एक जमाना आ चुका है जहाँ पे मूवीज लोग अपने घर पे मोबाइल पे देखते हैं, ठीक है। सो अब जब मूवीज थिएटर में देखी जाती थी तो उस जमाने में वो मूवीज के टिकट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, तो वो भी सब्स्यूम हो गया। लेकिन एक टाइप का एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी है जो लोकल अथॉरिटीज कलेक्ट करती है, तो जो लोकल अथॉरिटीज एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो सब्स्यूम नहीं हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो सब्स्यूम हुआ है। देन एडवर्टीजमेंट के ऊपर का टैक्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग के ऊपर का लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग के ऊपर का टैक्स, ये सारे टैक्सेस मित्रों जीएसटी में सब्स्यूम हो गए। तो ये सारे टैक्सेस जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते थे। तो देखो जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स कहने के पीछे मकसद यही है कि इतने सारे टैक्सेस को क्लब करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मित्रों। तो इससे वाकई लोगों का फायदा हुआ, इतने सारे कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है, इतने सारे एक्ट्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एक्ट फॉलो करो, एक ही एक्ट के तहत रिटर्न भरो और वो भी है आपका जीएसटी एक्ट। चलो सर ये समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट है ऐसे टैक्सेस जो अभी भी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं, टैक्सेस विच आर स्टिल नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। तो सर क्या अभी भी ऐसे कोई टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए? जी हाँ, ये टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी आने के बावजूद, दिस आर सम ऑफ द टैक्सेस जो जीएसटी आने के बावजूद गवर्नमेंट अभी भी लेता है, यानी गवर्नमेंट जीएसटी भी लेता है और जीएसटी के साथ ये टैक्सेस भी लेता है। तो कौन से ऐसे टैक्सेस है जो गवर्नमेंट जीएसटी आने के बावजूद ले रहा है? तो टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी में सबसे पहले, हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का सबसे फेवरेट आइटम है, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जिस लीकर का इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए किया जाता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। मित्रों याद रखना, दो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक्सक्लूसिव राइट रखा है। पहला अल्कोहल, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन पानी के बाद अगर किसी लिक्विड का होता है वो है अल्कोहल का, ठीक है। सो ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी लीकर के भी दो टाइप्स होते हैं, विच इज, तो जो अल्कोहल के जैसे मैंने बताया दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप का अल्कोहल जो टॉयलेट प्रिपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, उस अल्कोहल का मेडिसिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोप वगैरह या परफ्यूम्स वगैरह, तो वो अल्कोहल अलग होता है, दैट इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। आप परफ्यूम अगर देखा होगा आपने, परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल लिखा होता है, देन सोप के इंग्रेडिएंट में, शैम्पू में भी अल्कोहल लिखा होता है, तो दैट अल्कोहल इज नॉट यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। एंड सेकंड टाइप ऑफ अल्कोहल जो बोतल में मिलता है आपको, विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस अल्कोहल के ऊपर मित्रों टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार लिस्ट टू याद है, यस, आर्टिकल 246 की लिस्ट 2 ने ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देके रखा है। तो स्टेट को एक्सक्लूसिव राइट है अल्कोहल से रिलेटेड डिसीजन लेने का, यानी कि आपके स्टेट में अल्कोहल बेचना है नहीं बेचना ये आप तय करो, क्या अल्कोहल के ऊपर आपको टैक्स लेना है तो कितना लेना है वो आप तय करो, ठीक है। सो जैसे लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने अल्कोहल के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ हो गए थे बहुत सारे लोग,
तो बाद में उनको ये टैक्स कम करवाना पड़ा, ठीक है। सो मिस्टर केजरीवाल को दिल्ली में ये टैक्स कम करवाना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होते रहता है। गुजरात की सरकार ने तो बोल ही दिया कि अल्कोहल पीना अलाउड ही नहीं है, बैन ही कर दिया, अल्कोहल के ऊपर बैन लगा दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, अल्कोहल के जो भी डिसीजंस लेने वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। तो अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है वो एक्साइज ड्यूटी अभी भी कलेक्ट किया जाता है। अल्कोहल के ऊपर के टैक्सेस जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुए हैं अभी भी। द एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल and alcoholic liquor for human consumption is collected by the state government. ओके उसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता है, वो भी अभी तक जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ है। देन एंटरटेनमेंट टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंटरटेनमेंट टैक्सेस जो कौन कलेक्ट करता है मित्रों? स्टेट गवर्नमेंट। वो भी अभी तक जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ है। एक्सक्यूज मी, हेलो 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 हाँ। सो अल्कोहलिक कौन कौन से टैक्सेस, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेट अस एडजस्ट द वॉइस फर्स्ट। सो मित्रों अभी तक ये 3 टैक्सेस सब्सिड्यूम नहीं हुए। कौन कौन से टैक्सेस? सबसे पहला तो एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तीसरा है एंटरटेनमेंट टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। जो एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था मूवीज के, थिएटर्स के ऊपर, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था वो जीएसटी में सब्सिड्यूम हो गया, लेकिन जो लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही थी वो अभी तक जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसके बारे में तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी सेल्स टैक्स लेते हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है अभी भी। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एटीएफ का मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये एरोप्लेन में यूज होने वाला फ्यूल है जिसको हम एटीएफ कहते हैं। सो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, ठीक है। देन एलडीओ एक्सेट्रा, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ओनली, एचएसडी, एलडीओ वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर हिंदुस्तान में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके टैक्सेस लूटते हैं मित्रों, ठीक है। सो अगर समझो आप पेट्रोल 90-95 रुपए में खरीदते हो 1995 रुपीज में, उसमें 40-45 रुपीज आप गवर्नमेंट को टैक्स ही पे कर रहे हो, इतना याद रखना। 45 रुपए का टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हो पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ठीक है। सो ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर के टैक्सेस है ये सेंटर और स्टेट मिलके अभी भी कलेक्ट करता है। एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, उसके ऊपर वैट लगाता है। हर एक स्टेट में वैट का रेट अलग अलग होता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के रेट हर एक स्टेट में अलग अलग है। अगर इसके ऊपर जीएसटी लाएंगे, यानी ये प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर लेके आते हो ना मित्रों, तो इसकी कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत 60 रुपए तक आ जाएगी, ठीक है। सो 40-50 रुपए तक भी आ सकती है, बहुत कम आ जाएगी इसके ऊपर कीमत, इसकी कीमत बहुत। लेकिन इसके लिए तो इसको लाते नहीं है ना जीएसटी में, जीएसटी में लाएंगे तो इसके ऊपर का टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, इसलिए गवर्नमेंट इसको अभी तक जीएसटी में नहीं ला रही है। लेकिन जब जीएसटी 2017 में लाया था तो जीएसटी के सेक्शन 9 में उन्होंने ये मेंशन किया था कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लाना चाहते हैं अगर सारे स्टेट्स अप्रूव करते हैं तो। अब कहाँ है कि अप्रूवल, किसी स्टेट ने अभी तक अप्रूवल ही नहीं दिया है, अभी तक ये प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी आया ही नहीं, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है रोड एंड पैसेंजर टैक्स, यानी वो टोल वगैरह लिया जाता है, रोड और पैसेंजर टैक्स लिया जाता है, वो अभी भी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो वो जीएसटी में नहीं आया। स्टैम्प ड्यूटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी सेल होती है, लैंड और बिल्डिंग का सेल होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी अभी भी जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ। प्रॉपर्टी टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज जो लेती है, आपका घर का प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट आपको हर साल आता होगा, तो ये भी टैक्स अभी तक जीएसटी में सब्सिड्यूम नहीं हुआ है। इसके अलावा टोल अभी भी लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी लिया जा रहा है। तो ये सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में अभी भी सब्सिड्यूम हुए नहीं है। सर एक बार बताइए कौन कौन से टैक्सेस है, एक बार सिर्फ हम याद करेंगे सर। पहला था एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देन कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी लगता था वो, देन एंटरटेनमेंट टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज, देन टैक्सेस ऑन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एचएसडी, एलडीओ एक्सेट्रा, देन रोड एंड पैसेंजर टैक्स,
देन स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का टैक्स जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहते हैं, ये टैक्सेस अभी तक मित्रों जीएसटी में सबसीम हुए नहीं हैं। जीएसटी आने के बावजूद ये टैक्सेस अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो आई होप यहां तक का डिस्कशन सबको समझ में आ गया। अब मित्रों जीएसटी के बारे में बेसिक चर्चा कर लेंगे, आपने एग्जीक्यूटिव में ये चर्चा की थी, ठीक है, शायद आपको याद होगा, नहीं होगा तो चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे हम रिवाइज करवा देंगे कि जीएसटी का जो टैक्स है वो उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीजीएसटी एक्ट बनाया है, उस सीजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली ऐसे कहा है, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, इन एक्ट्स में स्पेसिफिकली कहा है जब भी ये सेलर गुड्स सेल करेगा तो ये सेलर, ये तेरी जिम्मेदारी है, गुड्स के सेलिंग प्राइस के साथ तू कस्टमर से जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। तो सेलर जब भी गुड्स सेल करता है, से एग्जांपल के तौर पे गुड्स की सेलिंग प्राइस हम अज्यूम करते हैं 10,000 रुपीज है, तो वो सेल करते वक्त 10,000 रुपीज के गुड्स जब बेचेगा तो ये गुड्स के ऊपर समझो से रेट ऑफ जीएसटी 10% है, तो 10% से वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब 10% ऑफ 10,000 के 10% एग्जैक्टली कितना आता है 1,000। तो सेलर सेल करते वक्त बायर से क्या केवल 10,000 कलेक्ट करेगा या 10,000 प्लस 1,000 का जीएसटी? बिल्कुल सही मित्रों, 10,000 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस 1,000 रुपीज का जीएसटी, यानी ऐसे कुल मिला के वो बायर से 11,000 रुपया कलेक्ट करेगा। अब सेलर ने इसका मतलब 10,000 रुपीज की प्राइस प्लस 1,000 रुपीज का टैक्स, ऐसे टोटल 11,000 रुपया बायर से कलेक्ट किया। यानी बायर के जेब से कितना रुपया कट गया है? 10,000 रुपया प्लस 1,000 यानी 11,000। ठीक है, अब ये 11,000 सेलर को मिल गए, लेकिन क्या सेलर 11,000 खुद रखेगा? सेलर 11,000 खुद रखेगा? नहीं, सेलर इसमें से 1,000 रुपया गवर्नमेंट को पास करेगा। किस गवर्नमेंट को पास करेगा? से फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट अज्यूम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करेगा। ठीक है, सो लेकिन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है क्या? नहीं, इसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, सो 50% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा मिलके जीएसटी बढ़ता है। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी टेक्स प्लेस, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी टेक्स प्लेस। तो जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की मैक्सिमम केसेस में, लेकिन बर्डन कौन बेयर करता है? बायर। लेकिन बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करता है क्या? नहीं, इसलिए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। बायर पेज द टैक्स टू द सेलर एंड सेलर इन रिटर्न पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जेब में ये टैक्स बायर की जेब से डायरेक्टली नहीं जाता, इनडायरेक्टली जाता है, किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू जाता है। यही तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की खासियत है मित्रों। इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग पे करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। जैसे आपने जो फीस पे किया ना, उस फीस में आपने कुछ अमाउंट जीएसटी का भी भरा है, लेकिन आपको देते हो क्या लगता है? आप सोपान सर को पेमेंट कर रहे हो, आप आईकैन को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, सो आपने आईकैन को इतना फीस पे किया, ऐसा नहीं है। आपने आईकैन को जो फीस पे किया ना, उसमें से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट का भी आपने पे किया है। ठीक है, सो वो जीएसटी किसको मिलेगा? गवर्नमेंट। लेकिन बायर को ऐसा नहीं लगता, बायर को लगता है वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं, समझो इस बायर को लगेगा 11,000 दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? गुड्स के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी बायर को पिंच नहीं करते, बायर को लगता है ये पैसा सेलर को दे रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स की खूबी है। यानी गवर्नमेंट के खाते में टैक्स आता भी है, गवर्नमेंट के जेब में टैक्स आता है, बीच में गवर्नमेंट आता नहीं। लेकिन ठीक है, कहीं पे भी बायर को ये महसूस ही नहीं होता कि वो सरकार को, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो, मोबाइल के रिचार्ज करते वक्त आपको लगता है कि मोबाइल कंपनी को आप 199 रुपीज, 200 रुपीज, 399 रुपीज आप मोबाइल कंपनी को दे रहे हो। नहीं मित्रों, उसमें से कुछ अमाउंट मोबाइल कंपनी का है, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट का है। तो बायर को ये लगता है कि वो जो भी पैसा दे रहा है वो सेलर को ही दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर को ही दे रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम आता ही नहीं, गवर्नमेंट का नाम खराब ही नहीं होता है। इसलिए ऐसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, लोगों को कभी पिंच ही नहीं करते हैं। यानी लोग पेमेंट करते वक्त उनको महसूस ही नहीं होता कि वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल भरते वक्त अगर आपको ये बताया जाता है कि आप 95 रुपीज का जो पेट्रोल भर रहे हैं, वो 1 लीटर पेट्रोल में 55 रुपीज टैक्स पे कर रहे हो और 40 रुपीज ही पेट्रोल की कीमत है, तो आप आग बबूले हो जाएंगे, टमाटर जैसे लाल हो जाएंगे आप गुस्से से।
₹55 अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्सी दे रहा हूँ 1 लीटर पेट्रोल के पीछे, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो ये दिक्कत आती है। तो ये लेकिन ऐसा लोगों पब्लिक तक डिस्क्लोज ही नहीं होता कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक रादर ये पे भी कर देती है और पब्लिक को समझ में भी नहीं आता कि वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सो जीएसटी इज कलेक्टेड बाय बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द, जीएसटी का कलेक्शन जो है ना वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सो ये मैकेनिज्म हमने बता दिया। इसके अलावा कुछ बेसिक और बता देते हैं। ठीक है, ये बेसिक बताने के अभी हम आज ही के लेक्चर में शुरुआत कोशिश करते हैं कि हम जीएसटी के पहले सेक्शन से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि जीएसटी के जो भी बेसिक्स अगर आप भूल गए होंगे तो वो याद आ जाए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवा के ले रहा हूँ। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में जो एक्ट आया, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, इनका मकसद क्या है? तो इनका मकसद यही था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी लेवी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी लेवी किया जाता है, इस बात यानी ये जो आप कह रहे हो इसका मतलब क्या है? मतलब समझा देते हैं हम आपको एग्जाम्पल के तहत। मित्रों, जैसे बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं, बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं का मतलब क्या है? यानी समझो सेलर महाराष्ट्र का है और जो बायर गुड्स खरीद रहा है वो भी महाराष्ट्र का है, तो इस टाइप के सप्लाई को आप क्या कहते हो? अगर सेलर भी महाराष्ट्र का, बायर भी महाराष्ट्र का, दोनों भी सेम स्टेट के हैं, तो इस टाइप के सप्लाई को क्या कहा जाता है? जीएसटी की भाषा में क्या आप इस टाइप के सप्लाई को ये देखो, ये एग्जांपल आपके सामने लाया मैंने, देख लो। ये समझो यहाँ पे बायर महाराष्ट्र का, सेलर महाराष्ट्र का, यानी दोनों अलग अलग स्टेट के हैं या सेम स्टेट के? दोनों भी सेम स्टेट के हैं, बायर महाराष्ट्र का, सेलर महाराष्ट्र का, तो दोनों का स्टेट तो सेम ही हो गया। तो ऐसे टाइप ऑफ सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। शायद याद होगा बचपन में, है ना, ऐसे टाइप के सप्लाई को हम क्या कहते थे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब भी विद इन स्टेट सप्लाई होता है जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। पुराने जमाने में यानी जीएसटी आने से पहले इसके ऊपर वैट लगता था। क्या लगता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब मित्रों वैट तो चला गया, उसके बदले लगेगा जीएसटी, है ना। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगता है? यहां पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी जो जीएसटी लगेगा उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए मित्रों जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, जब भी कौन सा सप्लाई होता है मित्रों? इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे किसी दुकान में जाते हो, अब आपकी स्टेट की दुकान में जाते हो, ठीक है, दुकान से माल खरीदते हैं या मॉल में जाते हैं, मॉल से कुछ कपड़े खरीद के लाते हो, तो वो माल वाले आपके जो बिल देते हैं, तो बिल के वक्त वो आपसे सिर्फ प्राइस नहीं लगाते, प्राइस के साथ जीएसटी भी लगाते हैं। अगर वो जीएसटी का ब्रेकअप आपने ठीक से देख लिया होगा तो उसमें सीजीएसटी भी लगाया गया है और एसजीएसटी भी लगाया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा टाइप का सप्लाई जो है ना, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई यानी सेलर एक स्टेट का है और बायर दूसरे स्टेट का है। सेलर एक स्टेट का है और बायर दूसरे स्टेट का, यानी सेलर समझो महाराष्ट्र का है और बायर जो है ना वो गोवा का है। तो इस टाइप के सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। सर इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई पे गवर्नमेंट लगाता है आईजीएसटी। यानी अगर आप स्टेट बदल देते हो तो पहले इसके ऊपर लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी आने से पहले इसके ऊपर लगता था सीएसटी। अब गवर्नमेंट सीएसटी के बदले लगाता है आईजीएसटी। कौन सा टैक्स लगता है इस पे मित्रों? आईजीएसटी। सर ये आईजीएसटी किसको मिलता है? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इसमें से 50% पास करता है स्टेट को। कौन से स्टेट को मिलता है ये टैक्स? ठीक है, किस स्टेट को ये टैक्स मिलता है? क्या आप हमें बता पाओगे कि विच स्टेट कलेक्ट्स दिस टैक्स? ठीक है मित्रों, अब आईजीएसटी जो होता है इसमें से 50% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% टैक्स मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बचा हुआ 50% टैक्स जो है वो मिलता है डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को। डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को, डेस्टिनेशन बेस्ड यानी गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ है वो देखो, यानी गुड्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से
यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, सेलर के यहाँ से गुड्स निकल रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, जहां गुड्स पहुंच रहे हैं उसको कहते हैं डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। जहां पे गुड्स पहुंच रहे हैं उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। तो देखो पहले के जमाने में क्या होता था, ये जो सीएसटी जो है ना, ये सीएसटी सेलर कलेक्ट करता और सेलर की स्टेट को मिलता, क्योंकि सीएसटी वाज एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, सीएसटी वाज एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो इससे क्या होता था ना, अगर समझो अब जनरली सेलर स्टेट्स हिंदुस्तान में बहुत कम है। सेलर स्टेट यानी हिंदुस्तान में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, जैसे महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है। तो इन स्टेट्स में ज़्यादा करके गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और ये मैन्युफैक्चर होने के बाद थ्रू आउट इंडिया सेल होते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर महाराष्ट्र से गुड्स सेल होते समझो कर्नाटक में, महाराष्ट्र से गुड्स सेल होते मध्य प्रदेश में, तो महाराष्ट्र के जो सेलर है वो सेलर गुड्स सेल करते वक्त सीएसटी कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? सीएसटी कलेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र के सेलर्स, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेलर है ना, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेलर, वो दूसरे राज्यों में गुड्स बेचने का काम करते थे और वहाँ से सीएसटी कलेक्ट करके लाते थे और सीएसटी कलेक्ट करके वो अपने स्टेट को देते थे। अब हुआ ऐसे कि इंडिपेंडेंस के बाद से यानी 1947 से लेके अभी तक उन्हीं स्टेट्स का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है जहां पे मैन्युफैक्चरर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन स्टेट्स के मैन्युफैक्चरर गुड्स बना के पूरे देश में बेचते, पूरे देश से कैश टैक्स कलेक्ट करके लाते और उन स्टेट की जेब में भरते, ठीक है, जिस स्टेट में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में ना सबसे ज्यादा डेवलपमेंट महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ यानी सिलेक्टेड स्टेट्स का हुआ है। बाकी स्टेट का ज्यादा डेवलपमेंट ही नहीं हो सका। क्यों? बाकी स्टेट के गवर्नमेंट को टैक्सेस ही नहीं मिले मित्रों। डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे बिहार जैसे स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही ज्यादा नहीं है, तो वो स्टेट कंज्यूमर स्टेट है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, वो तो कंज्यूमर स्टेट है। कर्नाटक देखो, बेचारा कर्नाटक कितना गरीब रह गया, ठीक है। सो ये स्टेट्स गरीब क्यों रहे मित्रों? इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? कंजम्पशन। तो इनकी गवर्नमेंट को कभी टैक्स ही नहीं मिलेगा, तो इनकी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे कर पाएगी? अच्छे अच्छे रोड्स कैसे दे पाएगी? डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा मित्रों? नहीं हो पाया डेवलपमेंट। इन स्टेट्स का बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए जीएसटी को बहुत बढ़िया लेजिस्लेशन क्यों कहा गया? क्योंकि जब जीएसटी लाया तो सरकार ने 70 साल के बाद यह तय किया, वो स्टेट्स जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं, जो कौन से स्टेट्स हैं? कंज्यूमर, जहां पे गुड्स कंज्यूम होते हैं उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। इंटर स्टेट सप्लाई में तो गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 100% जीएसटी लेता है, यानी आईजीएसटी लेता है, और उसमें से 50% उस स्टेट को पास करता है, ठीक है, जहां का बायर है, कंजम्पशन जहां होता है ना, वहां पे पास करते हैं। तो देखो जैसे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, उस स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा गुड्स वहां पे सप्लाई होंगे, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और 50% उत्तर प्रदेश की स्टेट, ठीक है, बिहार जैसे स्टेट, कर्नाटक जैसे स्टेट जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है, तो उन स्टेट को अगर टैक्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उन स्टेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यही जीएसटी का फायदा है। प्री जीएसटी एरा में ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे, पोस्ट जीएसटी एरा में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। आई होप ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि विद इन स्टेट अगर सप्लाई होता है, सप्लाई कैसे होता है? विद इन स्टेट, यानी बायर एंड सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटसाइड स्टेट सप्लाई होता है तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहता है? इंटर स्टेट सप्लाई। उसके ऊपर क्या लगता है? आईजीएसटी। सर ये भी समझ में आ गया सर। चलो अब सर आगे बताइएगा सर। नेक्स्ट है, अगर सेलर और बायर स्टेट के होने के बदले यूनियन टेरिटरीज के हैं। कहां के हैं? यूनियन टेरिटरीज। अब इंडिया में बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उसमें से एक यूनियन टेरिटरी लिया मैंने, चंडीगढ़। तो बायर भी चंडीगढ़ का, सेलर भी चंडीगढ़ का। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पहले तो क्या कहेंगे? ऐसे ट्रांजैक्शन को इंट्रा यूटी यानी इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? इंट्रा यूनियन टेरिटरी। इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगता है वो होता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। यानी इसमें जो जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 50% जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। इसका मतलब दैट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी।
ठीक है। यूनियन टेरिटरी के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को भी चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग से फंड बनाया है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो भी यूटीजीएसटी का पैसा लेता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देता है, और जिसमें से खर्चे किए जाएंगे ये यूनियन टेरिटरीज के डेवलपमेंट के लिए। मित्रों आई होप यहां तक का डिस्कशन समझा है। चलो सो अभी तक मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई बताई। पहली बताई इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है पहला बताया मैंने इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट सप्लाई, जहां पे बायर एंड सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं। बायर एंड सेलर अगर दोनों सेम स्टेट के हैं तो उसके ऊपर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई मैंने बताया आपको इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई यानी बायर एक स्टेट का, सेलर दूसरे स्टेट का, तो ऐसे केस में इस इंटरस्टेट सप्लाई पे लगेगा आईजीएसटी। और तीसरा टाइप मैंने जो आपको बताया वो बताया इंट्रा यूनियन टेरिटरी वाला सप्लाई। इंट्रा यूनियन टेरिटरी का मतलब बायर और सेलर दोनों भी सेम यूनियन टेरिटरी के हैं। तो बायर एंड सेलर दोनों भी सेम यूनियन टेरिटरी के होंगे तो ऐसे केस में जो टैक्स लगेगा वो होगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। चलो सो हिंदुस्तान में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी किन किन यूनियन टेरिटरीज में लगता है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, देन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। उसके अलावा मित्रों और एक यूनियन टेरिटरी जिसपे ये जहां पे ये लगता है वो है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में भी जो टैक्स लगेगा वो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। सर जम्मू एंड कश्मीर भी तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। मित्रों जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं मित्रों, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी जैसे दिल्ली को रूल करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी दिल्ली का अलग से इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद दो इट्स ए यूनियन टेरिटरी बट इट इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 3 यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज की इंडिपेंडेंट एक संस्था है जो इनको चलाने का काम करती है, गवर्नमेंट से जो इनको चलाने का काम करती है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इफ द सप्लाई टेक्स प्लेस विद इन दैट यूनियन टेरिटरी। यानी समझो जम्मू एंड कश्मीर का बायर और सेलर भी जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ऐसे केस में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एसजीएसटी जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को जाएगा। अगर विद इन दिल्ली सप्लाई होता है तो इसमें टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, 50% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 50% एसजीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। सो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, सो रिसेंटली ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें थोड़े से बदलाव किए गए। ठीक है, सो ये यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, इसके अलावा दमन और दीव को अलग अलग किया गया है। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों केस में। दमन में भी कोई यूनियन टेरिटरी कहेंगे हम, दीव को भी यूनियन टेरिटरी कहेंगे, और दोनों में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, सो ये याद रखना, ये 7 यूनियन टेरिटरीज पे, ये 7 यूनियन टेरिटरीज में जो टैक्स लगता है वो है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, और केवल ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसा है कि जहां पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि इनको यूनियन टेरिटरी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करता, बल्कि इनको कंट्रोल करने के लिए सेपरेट गवर्नमेंट्स है, तो वो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो एसजीएसटी लेती है। क्लियर एकदम? यस सर, एकदम क्लियर सर। अब इसके बाद यूनियन टेरिटरीज के बाद समझो इंटर यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन होता है, यानी बायर एक यूनियन टेरिटरी का और सेलर दूसरे यूनियन टेरिटरी का, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं इंटर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इंटर यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन में क्या लगता, पहले इसके ऊपर लगता था सीएसटी, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्यों? मैंने बताया क्योंकि ये आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और बाद में इसमें से 50% डेस्टिनेशन बेस्ड यूनियन टेरिटरी को पास किया जाएगा। ठीक है, किसके यूनियन टेरिटरी को पास किया जाएगा, डेस्टिनेशन के यूनियन टेरिटरी को पास किया जाएगा। ठीक है, चलो सर ये भी समझा सर। अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है आपका, यस ये बढ़िया सा ट्रांजैक्शन है। समझो अब ये तो बदल गए भाई साहब, ट्रम्प जी जा चुके हैं और बिडेन साहब आ चुके हैं, तो जो बिडेन, ठीक है, ये नए अपने राष्ट्रपति बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, सो पहले ये यूएस के थे, यानी समझो सेलर यूएस का है,
जो गुड्स बेचने वाला है वो यूएस का है और बायर इंडिया का है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या नाम दें? इंपोर्ट। ठीक है, सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज इंपोर्ट। यानी अगर सेलर जो है वो आउटसाइड इंडिया का है एंड बायर इंडिया का है तो इसको हम इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट के ऊपर मित्रों पहले कस्टम्स ड्यूटी लगता था, कस्टम्स ड्यूटी लगता था। कस्टम्स के साथ और क्या लगता था? कस्टम्स के साथ CVD 31 और CVD 35 लगता था। ठीक है, सो अब जीएसटी आने के बाद ये दोनों टैक्सेस जीएसटी में सबसिम हो गए। तो जीएसटी आने के बाद इसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी आने के बाद इसके ऊपर आईजीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी तो सबसिम नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ CVD 31 CVD 35 सबसिम हुआ है, तो इसके बदले आईजीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी लगता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। ठीक है, सो मैंने आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताए। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताई? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया विद इन स्टेट सेल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। विद इन स्टेट सप्लाई होता है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगता है? हाँ बताओ सर, जल्दी फटाफट सर, सारी केसेस एक बार ले लीजिएगा हमारे सामने सर, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो देख लो। हाँ, विद इन स्टेट अगर सप्लाई होता है, बायर सेम स्टेट का, सेलर भी सेम स्टेट का, तो ऐसे सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 50% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट को। इंट्रा स्टेट सप्लाई में कोई टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं टेंशन होता? क्योंकि दोनों सेम स्टेट की है, तो डेस्टिनेशन भी महाराष्ट्र, ओरिजिन भी महाराष्ट्र, ओरिजिन का स्टेट भी महाराष्ट्र और डेस्टिनेशन का स्टेट भी महाराष्ट्र, तो टेंशन नहीं है। जो SGST आएगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही मिलेगा। ठीक है, ओके। दिक्कत कब आती है? जब स्टेट्स बदलते हैं, यानी बायर एक स्टेट का और सेलर दूसरी स्टेट का, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। सर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सा जीएसटी लगता है? भाई साहब IGST लगता है। IGST में से 50% मिलता है और 50% मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% मिलता है डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को। ओके, अब बायर और सेलर दोनों सेम यूनियन टेरिटरीज के हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन। मित्रों क्या कहते हैं? इंट्रा यूनियन टेरिटरी में क्या लगता है सर? CGST और UTGST। ठीक है सर, CGST और UTGST किन यूनियन टेरिटरीज के केस में लगता है? चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लद्दाख, ये 7 यूनियन टेरिटरीज के केस में लगता है CGST और UTGST। यानी अगर ये बायर और सेलर दोनों भी ये सेम यूनियन टेरिटरी का है तो लगेगा CGST UTGST। लेकिन 3 यूनियन टेरिटरीज के बारे में जिसके मैंने बारे में आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर प्रीवियसली वाज ए स्टेट, नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, देन जम्मू एंड कश्मीर के बाद सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर के बाद पौंडीचेरी और दिल्ली, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे है कि जिसमें अभी भी CGST और SGST लगता है, UTGST नहीं लगाते। चलो लेकिन बायर और सेलर दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इंटर यूनियन टेरिटरी वाला ट्रांजैक्शन और इसके ऊपर आता है IGST। लास्ट केस जो मैंने बताया इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बताया, यानी सेलर आउटसाइड इंडिया का है और बायर विद इन इंडिया का है। सेलर इज अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बायर इज अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन इंडिया। सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर अभी भी कस्टम्स ड्यूटी और IGST लगता है। चलो फाइन सर, गॉट इट। सो GST को हम अब क्या समझेंगे? ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मित्रों याद रखना, GST को हम क्या समझेंगे? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। समझो सेलर महाराष्ट्र का है और बायर महाराष्ट्र का है। तो सेलर महाराष्ट्र का है, बायर महाराष्ट्र का है, तो जब भी सेलर गुड्स सेल करेगा तो 10,000 रुपीज समझो गुड्स की सेलिंग प्राइस है, 1,000 रुपीज 10% GST का रेट है। समझो GST इज एट द रेट 10%, तो 10% की GST में से 50% CGST लगेगा और 50% SGST लगेगा। क्यों? बायर एंड सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? CGST और SGST। तो 50% CGST लगेगा, 50% SGST लगेगा। तो सेलर जो 1,000 रुपीज कलेक्ट करेगा, उस 1,000 में से 50% CGST पे करेगा, यानी 500 रुपीज CGST पे करेगा और 500 रुपीज SGST पे करेगा। ठीक है, 500 रुपीज क्या पे करेगा मित्रों? SGST।
ओके अब ये भाई साहब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब थे, अब ये बदल के हो चुके हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे जी। तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की तस्वीर आप इमेजिन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो फाइन। सो अब सर यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स क्यों मिलेगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि डेस्टिनेशन गुड्स का महाराष्ट्र है, तो टैक्स भी किस स्टेट को मिलना चाहिए? महाराष्ट्र के स्टेट को। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स समझने के लिए। समझो बायर जो है ना गोवा का है और सेलर जो है वो महाराष्ट्र का है। हाँ अब आएगा मजा। अगर बायर एक स्टेट का, सेलर दूसरे स्टेट का, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या नाम दें? ऐसे ट्रांजैक्शन को हम नाम देंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा नहीं, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है? IGST, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब सेलर 10,000 के गुड्स सेल करेगा तो गुड्स सेल करते वक्त 10% से CGST SGST लेगा या केवल IGST लेगा? केवल IGST लेगा, ठीक है। सो IGST इज एट द रेट 10%। 10% से IGST कितना आएगा? 1,000, ठीक है। और टोटल टैक्स लेंगे, टोटल प्राइस 11,000 ही रहेगी, प्राइस में चेंज नहीं होगा, बस टैक्स मिलते वक्त IGST मिलेगा। अब ये जो सेलर IGST पे करेगा, ये किसको पे करेगा? वो बोलता है देखो मैं ये टैक्स किस गवर्नमेंट को पे करूं? बायर की गवर्नमेंट को 50%, सेलर की गवर्नमेंट को, तो यही काम करते बैठूं? यानी मैं, अब सेलर बोलेगा आपका GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो गुड्स का डेस्टिनेशन गोवा है, तो क्या मैं गोवा में जाके टैक्स पे करूंगा? तो नहीं, सेलर पूरा IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा 1,000 रुपया दे देगा, ठीक है। पूरा 1,000 रुपीज जो IGST लगेगा वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। 1,000 रुपीज का IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ है। क्या गुड्स का डेस्टिनेशन महाराष्ट्र है या फिर गोवा है? ये दोनों भी एक्स CMs है, ठीक है। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर फडणवीस जी, और गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर मनोहर पारिकर जी। अब ये दोनों भी नहीं रहे का मतलब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है। मिस्टर मनोहर पारिकर जी का देहांत हो गया और फडणवीस जी की सरकार गिर गई, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे चलो अब चीफ मिनिस्टर्स दोनों स्टेट्स के बदल गए होंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि ये जो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया ना, इसमें से 50% IGST इनको पास करना है। किस स्टेट के गवर्नमेंट को पास करेंगे? वो डेस्टिनेशन बेस्ड। तो डेस्टिनेशन गुड्स का कहाँ है? गोवा, और ओरिजिन कहाँ है? महाराष्ट्र। तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते से, अपने जेब से 500 रुपया निकाल के वो गोवा की गवर्नमेंट को पास कर देगी, ठीक है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ GST हैज बीन डेवलप्ड। तो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेलर क्या करेगा? वो IGST गवर्नमेंट को पे कर देगा। डियर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसको कितना टैक्स देना है। तो इसमें से 50% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, हाँ सॉरी 50% आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को देंगे, ओरिजिन की गवर्नमेंट को देंगे या डेस्टिनेशन की गवर्नमेंट को, ये आप तय कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के साथ ये टैक्स जो देता है, बचा हुआ 50% वो स्टेट की डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट की गवर्नमेंट को देता है। इसके लिए GST को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक GST के बारे में डिस्कशन सबको समझा होगा। तो GST के जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है उससे हमें GST के कुछ फीचर्स समझ में आता है, फीचर्स, ठीक है। तो ये आपको थियरी में आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GST या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो GST जो है ना, इट इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। सबसे पहला फीचर इसका, इट इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। सर व्हाट डू इन बाय टैक्स ऑन वैल्यू एडेड, ये अभी हम आपको समझा देते हैं। लेकिन दूसरा फीचर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब समझा। देन तीसरा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यानी जो कंज्यूमर स्टेट है उसी को ये टैक्स मिलने वाला है, या कंज्यूमर्स आर लायबल टू पे टैक्स, तो इसके लिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। देन फोर्थ, इट इज अ टैक्स बोथ ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। पहले गुड्स के ऊपर अलग टैक्स था, सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स था। गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST लगता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अब गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों के सप्लाई पे GST लगता है। ये फोर्थ इसका फीचर है। फिफ्थ फीचर है, इट इज ए टैक्स लेविड ऑन सप्लाई। GST किस पे लगता है? सप्लाई पे। सप्लाई का मतलब क्या है आगे हम जानेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अब उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में डिस्कशन ITC के वक्त होगा,
और ये डिस्कशन तो हो चुका है कि इसका फाइनल बर्डन जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर जाता है। फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाता है? कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, क्यों? जीएसटी सेलर खुद के जेब से तो पे नहीं करता, सेलर किससे ये जीएसटी कलेक्ट करता है? बायर से। और किसको पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट को पे करता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया सर, सारे फीचर समझ में आ गया सर। सर ये वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है सर? ये जरा समझा दीजिएगा ना सर, भूल गए हम। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब अगर भूल गए होंगे तो चिंता मत कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड टैक्स? मित्रों, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? जैसे कि समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान देके सुनिए, देखिए, समझिए। मित्रों, सबसे पहला सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन गुड्स की जो चेन होती है जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, सप्लाई चेन में सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आता है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो गुड्स बनाएगा, बना के बेचेगा। किसको बेचेगा? होलसेलर को। ठीक है, सो होलसेलर किसको बेचेगा? आगे रिटेलर को। और रिटेलर आगे किसको बेचता है ये गुड्स? कस्टमर को। तो इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। तो ये अब जितने बीच में ये होलसेलर और रिटेलर जो है ना, इनको इंटरमीडिएरी कहते हैं। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो ये चेन जितनी बड़ी है, ठीक है, अब जैसे हो सकता है मैन्युफैक्चरर पहले डीलर को सेल करे, डीलर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर 1 को, रिटेलर 2 को, रिटेलर 3 को, ऐसा ये चेन बड़ा भी हो सकता है। इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे गुड्स का सप्लाई एक बार होता है या बार बार होता है? जैसे मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले सप्लाई किया होलसेलर को, होलसेलर ने सप्लाई किया रिटेलर को, रिटेलर ने सप्लाई किया कस्टमर को। इसका मतलब 3 बार सप्लाई हुआ है। तो क्या तीनों सप्लाई पे टैक्स लगता है क्या? बिकॉज जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई। जी हाँ, जितनी बार सप्लाई होगा, जितनी बार सप्लाई होगा उतनी बार जीएसटी अप्लाई होगा। याद रखना, जितनी बार सप्लाई होगा उतनी बार जीएसटी अप्लाई होगा, जितनी बार सप्लाई होगा उतनी बार जीएसटी अप्लाई होगा। तो अगर सप्लाई 3 बार हुआ है तो जीएसटी भी 3 बार अप्लाई होगा। चलो, वेरी गुड। इसके लिए जीएसटी को हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं। मल्टी स्टेज यानी एक स्टेज पे नहीं बल्कि हर एक स्टेज पे लगता है, तो इसीलिए इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स। एक्साइज ड्यूटी वाज ए सिंगल स्टेज टैक्स। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे लगती थी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी एक ही बार लिया जाता था। वैट वाज ए मल्टी स्टेज टैक्स। हर जितनी बार सेल होता उतनी बार वैट लगता। ठीक है, तो वैट मल्टी स्टेज था, एक्साइज ड्यूटी जो है वो सिंगल स्टेज टैक्स था, लेकिन जीएसटी जो है वो है मल्टी स्टेज टैक्स। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जीएसटी लगेगा। ओके फाइन, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे जीएसटी वर्क करता है, ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है हमने। जैसे मैन्युफैक्चरर से हम शुरुआत करेंगे। मैन्युफैक्चरर किसी से गुड्स परचेस नहीं करता, मैन्युफैक्चरर खुद गुड्स बनाता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है समझो 80 रुपया। जो उसने गुड्स बनाए, ठीक है, उसकी परचेस कॉस्ट 0 है, उसने किसी से कुछ माल खरीदा नहीं, उसने खुद ने गुड्स बनाए, 80 रुपीज़ खर्चा आया उसको, तो उसकी टोटल कॉस्ट 80 रुपया है। अब ये 80 रुपीज़ की कॉस्ट में वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करना चाहता है। कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहता है मित्रों? 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड करना चाहता है। तो 80 रुपया में गुड्स बनाए, 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, तो और उसने ये प्रोडक्ट बेचा 80 + 20 100 रुपीज़ में। जब भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो सेल के वक्त आपको जीएसटी कलेक्ट करना है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने सेलर के ऊपर रखी है, तो मैन्युफैक्चरर हैज टू कलेक्ट जीएसटी। अब सेल के ऊपर के जीएसटी को आउटपुट जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना। सो समझो सेल है 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ के 10% आउटपुट जीएसटी लगेगा 10 रुपया। आउटपुट जीएसटी कितना लगेगा मित्रों? 10 रुपया। तो 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी 10% से 10 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट की बनेगी वो 110 बनेगी। ठीक है, सो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करते वक्त, होलसेलर से वो कलेक्ट करते वक्त कितना रुपया कलेक्ट करेगा? 110 रुपया। ओके, वेरी गुड। अब ये 110 रुपया कलेक्ट करके वो 110 रुपया अपने जेब में रखेगा या 10 रुपया गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा? यस, सेलर की जिम्मेदारी है जीएसटी कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो, लेकिन गवर्नमेंट को पे करने से पहले,
ठीक है, इनपुट जीएसटी उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? इनपुट जीएसटी लेस करना है। सर ये इनपुट जीएसटी क्या होता है? ये इनपुट जीएसटी क्या होता है सर? इनपुट यानी अगर आपने कोई परचेसेस किया है और परचेस करते वक्त ऑलरेडी गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है, तो परचेसेस के ऊपर के जीएसटी को इनपुट जीएसटी कहा जाता है। तो हमारा परचेसेस ही जीरो है, तो परचेस के वक्त हमने गवर्नमेंट को कोई जीएसटी पे ही नहीं किया, तो हमारा इनपुट जीएसटी ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी 10, इनपुट जीएसटी 0, तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी लाइबिलिटी कितना पे करेंगे? 10 रुपीज। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा 10 रुपया, है ना? ओके, अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम। यहां से मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर की परचेस कॉस्ट कितनी होगी? अब होलसेलर ने 110 रुपया दिया है, तो क्या होलसेलर की 110 रुपया परचेस कॉस्ट होगी क्या? बताइए बताइए बताइए, आप बताइए ना। नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, होलसेलर ने भले ही 110 रुपया पे किया है, लेकिन परचेस कॉस्ट उसकी 100 रुपीज ही मानी जाएगी। क्यों? ये जो 10 रुपये इसमें उसने जीएसटी पे किया है, वो 10 रुपये का जो जीएसटी पे किया है वो उसका इनपुट जीएसटी है। तो 10 रुपया आएंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोलते है ये कॉस्ट के पार्ट मत समझो इसको, डोंट अंडरस्टैंड दिस एज द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। क्यों? होलसेलर तो कहेगा कि मैंने तो 110 रुपया पे किया है तो मेरी कॉस्ट 110 है। नहीं 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 डियर होलसेलर, आपकी कॉस्ट 110 नहीं है। तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपया ही। क्यों? 10 रुपया हम आपको रिफंड देंगे। गवर्नमेंट कहता है 10 रुपया हम आपको जो परचेस के वक्त टैक्स पे किया है, परचेस के वक्त का टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाता है। इनपुट टैक्स का गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा। कैसे दोगे आप रिफंड? वो आप क्यों चिंता करते हो? आपको रिफंड मिलने से मतलब है ना। तो समझ लो जो चीज आपको रिफंड मिलने वाली है वो आपकी कभी कॉस्ट नहीं हो सकती। तो 110 में से गवर्नमेंट आपको 10 रुपया वापस देने वाला है, तो जो 10 रुपया आपको वापस मिलने वाला है वो आपका कॉस्ट नहीं होगा, वो आपका रिफंड मिलने वाला है, वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है सर, होलसेलर के लिए परचेस कॉस्ट इज कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। बिल्कुल, क्योंकि टैक्सेस का गवर्नमेंट, इनपुट टैक्सेस का गवर्नमेंट आपको रिफंड देता है। तो होलसेलर ने समझो 100 रुपीज उसकी परचेस कॉस्ट है। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो जीरो है, क्योंकि वो खुद कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। तो इसकी टोटल कॉस्ट 100 रुपीज बन गए। अब 100 रुपीज की टोटल कॉस्ट पे से ये प्रॉफिट ऐड कर रहा है 40 रुपए का, 40 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके वो सेल कर रहा है इसे 140 रुपीज में। कितने में सेल कर रहा है? 140। अब जब भी होलसेलर सेल करेगा तो होलसेलर रिटेलर को सेल करते वक्त क्या बोलेगा? डियर रिटेलर, सेलिंग प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे जीएसटी लेने के लिए बोला है। कौन सा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी, जिसका रेट कितना परसेंट है? 10%। तो सेलिंग प्राइस के 10% यानी 140 के 10% 14 रुपीज आउटपुट जीएसटी आएगा। तो इसका मतलब होलसेलर रिटेलर को सेल करते वक्त 140 रुपये में सेल करेगा या 140 प्लस 14? 140 प्लस 14 यानी वो रिटेलर से लेते वक्त 154 रुपीज लेगा, 156 रुपया लेगा। ओके, अब होलसेलर ने 154 रुपीज लिया है, लेकिन क्या होलसेलर 154 रुपीज अपने जेब में रखेगा? नहीं, इसमें से 14 रुपीज का जो होलसेलर ने टैक्स लिया उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट को 14 रुपीज टैक्स पे करने ही वाला था, उतने में गवर्नमेंट बोला कि एक काम कर डियर होलसेलर, देख हमने तुझे वादा किया था कि परचेस करते वक्त तूने जो 10 रुपए का टैक्स पे किया वो हम तुझे रिफंड देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर, तू ये 14 रुपीज का तू जो हमें टैक्स पे करने वाला है ना, ये 14 रुपीज में से 10 रुपया तू तेरे पास रख ले, तुझे हम इसको क्रेडिट दे देते हैं। इसका हम तुझे क्या देते हैं? क्रेडिट। दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गवर्नमेंट कहता है तूने सेल के वक्त जो 14 रुपीज कलेक्ट किए वो 14 रुपीज में से 10 रुपया तू अपने पास रख और हमें सिर्फ 4 रुपया दे, बचे हुए बैलेंस 4 रुपया पे कर। तो मिल गया तुझे रिफंड। तुझे वादा किया था हमने रिफंड देंगे, बिल्कुल सही समय पर रिफंड देंगे, दे दिया रिफंड। जब भी तू सेल करेगा, सेल करते वक्त जीएसटी कलेक्ट करके हमें देने वाला था, उस आउटपुट जीएसटी जिसको हम कहते हैं, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर और बचा हुआ टैक्स ही हमें तू पे कर। तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यानी सेल्स के ऊपर के टैक्स के अगेंस्ट
परचेस के ऊपर के टैक्स का क्रेडिट देना, इस प्रोसेस को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते थे। एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, है ना। चलो सो मित्रों, अब गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स कितना गया, फिर इसका मतलब 4 रुपया टैक्स गया गवर्नमेंट को, ठीक है। पहले स्टेज पे कितना गया था, 10 रुपया, दूसरे स्टेज पे कितना गया, केवल 4 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। अब होलसेलर ने ये माल किसको बेचा, रिटेलर को, तो रिटेलर की कॉस्ट कितनी हो गई, 154। तो रिटेलर की परचेस कॉस्ट 154 आएगी क्या, गवर्नमेंट फिर से बोलेगा नारे नारे नारे, डियर रिटेलर, तूने 154 में से गुड्स के लिए 140 रुपीज दिए, टैक्स के लिए 14 रुपीज दिया। तो तूने जो परचेस करते वक्त, अब रिटेलर के लिए तो ये परचेस हो गया, रिटेलर तूने परचेस करते वक्त जो 14 रुपीज टैक्स पे किया है ना, ये 154 रुपीज में जो 14 रुपीज टैक्स पे किया, इसका हम आपको रिफंड देंगे। तो हम आपको रिफंड देंगे, कब देंगे, अरे आप चिंता क्यों करते हो, हम है ना, हम आपको रिफंड दे देंगे। तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, केवल 140 रुपीज। आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, केवल 140, 140 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई। तो रिटेलर की परचेस कॉस्ट 140 है, रिटेलर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 0 है, तो रिटेलर की टोटल कॉस्ट आएगी 140 रुपया। रिटेलर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 140। अब इसमें रिटेलर ने प्रॉफिट लगाया समझो 35 रुपीज का, तो रिटेलर की टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 175 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस रिटेलर की कितनी हो गई, 175। अब रिटेलर जब ये प्रोडक्ट बेचेगा तो बेचते वक्त फिर से गवर्नमेंट को बोलेगा मैं तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार हूं, तो 175 के 10% यानी वो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेगा 17.5। अब ये आउटपुट जीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से। तो कस्टमर से लेते वक्त वो कितना रुपया लेगा, 175 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस 17.5 रुपीज जीएसटी का पैसा, तो ऐसे टोटल लेगा 192.5 रुपीज, बराबर, बिल्कुल। अब ये जो आउटपुट जीएसटी लिया है वो अपने जेब में रखेगा, ये आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, बिल्कुल। आउटपुट जीएसटी जो भी कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को जब वो 17.5 रुपीज पे कर रहा था तब गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, तूने जो 14 रुपीज का परचेस के वक्त इनपुट जीएसटी का हम तुझे रिफंड देने वाले थे, वो रिफंड का पैसा एडजस्ट कर, और तो हमें नेट पेमेंट कितना कर, 3.5। तो तूने 17.5 का जीएसटी भले ही कस्टमर से कलेक्ट किया है, लेकिन हमें पूरा 17.5 मत पे कर, 14 रुपया उसमें से काट ले, और हमें नेट पेमेंट कितना कर, 3.5। ठीक है, चलो। अब मित्रों फाइनली ये गुड्स कस्टमर तक पहुंच गए 192.5 में। अब ये जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है ये हम आपको समझा रहे थे। देखो ध्यान देके सुनना, मैंने पूरा एग्जांपल लिया, आपको पूरा एग्जांपल अच्छे से समझा, अब ध्यान देके सुनना है सब लोगों ने। तो मित्रों मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये सारे सप्लायर्स ने, 3 सप्लायर है यहाँ पे, एक पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा होलसेलर और तीसरा रिटेलर। हर एक सप्लायर ने सेल किया, सेल के वक्त जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया। तो हर एक सप्लायर ने जो गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है उसकी टोटल क्या है, टोटल बताइए जरा। यहाँ पे 10 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने पे किया, 4 रुपीज होलसेलर ने पे किया, 3.5 रुपीज रिटेलर ने पे किया। तो 10 + 4 + 3.5 टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को कितना गया, 17.5। अब देखिए फाइनल कस्टमर को देखिएगा, फाइनल कस्टमर से हमने प्राइस 192.5 जो ली है उसमें सेलिंग प्राइस 175 है और कस्टमर से जीएसटी कितना लिया गया है, 17.5। तो मित्रों गवर्नमेंट एग्जैक्टली कस्टमर से उतना ही जीएसटी लेता है जितना खुद गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली उतना ही जीएसटी लेगा सारे सप्लायर से जितना कस्टमर से फाइनली कलेक्ट किया गया है। बहुत ही प्यारा सिस्टम है ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी लेते वक्त हर बार वैल्यू एडिशन पे जीएसटी लिया है। किस पे जीएसटी लिया, वैल्यू एडिशन। सर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या, वैल्यू एडिशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है। वैल्यू एडिशन का मतलब हर एक बंदे ने उस गुड्स की प्राइस में खरीदने के बाद कितने का वैल्यू ऐड किया, खरीदने के बाद यानी सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू, ये सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन का, सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू। इसका मतलब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में मैन्युफैक्चरर ने गुड्स कितने में सेल किए हैं, सेल वैल्यू, मैन्युफैक्चरर की सेल वैल्यू 100 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है ना, और मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स किसी से परचेस किए थे क्या, परचेस वैल्यू 0 है, मैन्युफैक्चरर ने किसी से भी परचेस नहीं किया है। तो मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडिशन कितना हो गया, सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू, 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया।
यानी मैन्युफैक्चरर ने खुद ये गुड्स बनाए हैं, किसी से खरीद के माल बेचा नहीं है, तो जितने में भी उसने बेचा ये खुद का ही वैल्यू एडिशन है। तो एग्जैक्टली और हमारा रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है? 10%। तो गवर्नमेंट कहता है आपने जितने का वैल्यू ऐड किया उसी के ऊपर हमें जीएसटी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का वैल्यू एडिशन किया था, तो 100 रुपये के 10% जीएसटी कितना गया गवर्नमेंट को? 10 रुपया गया। देखो 100 रुपीज इंटू 10% करो, आपको जीएसटी 10 रुपीज में। चलो और क्लियरली समझ में आएगा जब मैं होलसेलर के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे होलसेलर ने ये प्रोडक्ट सेल कितने में किया, देखो ये इसकी सेलिंग प्राइस है, तो होलसेलर की सेल वैल्यू 140 है, और होलसेलर ने ये गुड्स परचेस कितने में किए थे? 100 में। यानी इसका मतलब होलसेलर ने 100 रुपये का माल खरीदा और बाद में 140 में उसको बेचा, यानी होलसेलर ने इस प्रक्रिया में कितने का एडिशन किया है? होलसेलर ने 100 रुपये का, बस उसने 100 रुपये वाला जो गुड्स था वो उसने खरीदा है, उसने उसके ऊपर खुद कुछ मेहनत नहीं ली, लेकिन बस उसने बाद में ये कितने में बेचा? 140 में। तो 140 में बेचा, इसका मतलब 100 में खरीदने के बाद सब्सिक्वेंटली उसने कितने का एडिशन किया है? 40 रुपये का एडिशन किया है। तो उसने सिर्फ 40 रुपये के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो 40 के 10% कितना आता है? 40 के 10% एग्जैक्टली 4 रुपये आएगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कितना मिला है सेकेंड स्टेज पे? बस 10% से 4 रुपया मिला है। रिटेलर का देखो अब सेम है, रिटेलर का वैल्यू एडिशन, रिटेलर ने माल कितने में बेचा है? 175 ने, और उसने खरीदा कितने में था? 140 में। तो रिटेलर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया? रिटेलर का वैल्यू एडिशन केवल 35 रुपीज का हुआ है। तो 35 रुपीज के 10%, 35 रुपीज के 10% एग्जैक्टली कितना आएगा? 3.5, इतना ही वैल्यू एडिशन आएगा। इसलिए जीएसटी को टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन भी कहा जाता है। जीएसटी को ही क्या कहा जाता है? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। सो मित्रों, आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो आज हमने सबसे पहला फीचर्स ऑफ जीएसटी डिस्कस किया मित्रों। तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी? व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी? जीएसटी के फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला फीचर है इट इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। दूसरा फीचर इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। टैक्स ऑन वैल्यू एडेड यानी पूरे वैल्यू पे दोबारा टैक्स नहीं होगा, सिर्फ जितनी वैल्यू ऐड हो गई है हर एक स्टेज पे, ठीक है, याद रखना। जीएसटी है मल्टी स्टेज टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? मल्टी स्टेज टैक्स, यानी जितनी बार सप्लाई होगा उतनी बार जीएसटी लगेगा। लेकिन क्या बार बार पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगते रहेगा या सिर्फ वैल्यू एडिशन पे? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। इसलिए जीएसटी को कहते हैं जीएसटी इज ए टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। दूसरा इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जीएसटी उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है, जहां पे ये गुड्स का डेस्टिनेशन है। जहां पे ये गुड्स का डेस्टिनेशन है, जिस स्टेट का बायर है उस स्टेट की सरकार को जीएसटी मिलता है, इसलिए उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। जीएसटी से पहले सारे टैक्सेस ओरिजिन बेस्ड थे, ओरिजिन बेस्ड। जीएसटी ये जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड। देन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। सर क्यों कहते हैं इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स? क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर से लिया जाता है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसमें 17.5 का जीएसटी का फाइनल बर्डन जो था वो फाइनल कंज्यूमर से लिया गया था 17.5 रुपया। तो इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर, ठीक है। देन फोर्थ फीचर इट इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज इट इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, देन जीएसटी सेल पे लगता है या सप्लाई पे लगता है? तो इट इज ए टैक्स ऑन सप्लाई। सर सप्लाई का मतलब क्या है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का समय ऑलमोस्ट समाप्त होने को है। देन जीएसटी इज कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन। जीएसटी में आपको कंटिन्यूअस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हर एक सप्लायर जब परचेस करेगा तो परचेस के ऊपर का जितना भी टैक्स पे करेगा उसका उसको क्रेडिट मिलता है, जो हमने अभी के एग्जांपल में डिस्कस किया। फिर से जब हम आईटीसी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16, तो उसके वक्त फिर से डिटेल में बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। और फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी इज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर। जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर से लिया जाता है। कंज्यूमर, सर कंज्यूमर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। गुड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन आर, सर इसका मतलब कंज्यूमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा, कंज्यूमर को बस टैक्स पे करना है, बस बिल्कुल। तो जो गुड्स कंज्यूम करेगा उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। ही इज द फाइनल पर्सन हु इज लायबल टू बेयर द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। आई होप यहां तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। तो अब आज के लिए हम आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे। आज का आखिरी पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ठीक है। सो ये डिस्कस कर लेंगे और आज का लेक्चर इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी के बेसिक 3 एडवांटेजेस हैं।
ठीक है, पहले एडवांटेजेस टू सिटीजन्स, सिटीजन्स को क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, जरा बता दीजिएगा सिटीजन्स के क्या क्या फायदे हुए इससे, देन एकदम जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है सिटीजन का क्या क्या फायदा हुआ होगा इसमें से, ठीक है। सो सबसे पहले सिटीजन का फायदा ये हुआ कि सिटीजन्स को जनता को गुड्स सस्ते में मिलेंगे, ठीक है। द प्राइजेस ऑफ द गुड्स विल गो डाउन, क्यों, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। डबल टैक्सेशन की वजह से टैक्स की अमाउंट बढ़ती थी, टैक्स की अमाउंट बढ़ने की वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से ही लिया जाता था, तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस बढ़ती थी। तो टैक्स की अमाउंट ही कम हो गई तो सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी, तो कस्टमर का पहला बेनिफिट सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, देन सिटीजन्स का और एक एडवांटेज है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। बाबा जो भी कस्टमर, जो भी सेलर सप्लायर कस्टमर से जीएसटी ले रहा है उसको बिल देना पड़ता है, तो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ओके फाइन। इंडस्ट्री का क्या एडवांटेज है सर, इंडस्ट्री यानी बिजनेस का क्या एडवांटेज है, बिजनेसमैन का फायदा हुआ, कंप्लायंस बर्डन कम हो गया, सबसे बड़ा एडवांटेज। कंप्लायंस बर्डन कम हो गया का मतलब पहले वैट का रिटर्न अलग से भरो, एक्साइज का अलग से भरो, सर्विस टैक्स का अलग से भरो, सबके रिटर्न अलग अलग भरो, तो हर एक बार आप जैसे कंसल्टेंट को फीस भरना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। अब तो एक ही रिटर्न भरना है जीएसटी, कंप्लायंस बर्डन कम हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। देन जीएसटी का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है जीएसटी में, पेपरलेस होता है, सब कुछ ई होता है, फिजिकल कुछ नहीं होता, तो हरेसमेंट कम हो गया इंडस्ट्री का। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फायदा क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हर एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक मशीनरी डेवलप करनी पड़ती थी। एक्साइज का डिपार्टमेंट अलग था, सर्विस टैक्स का अलग था, वैट का अलग था, तो हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी पे करो, उनको ट्रेनिंग दो, बहुत खर्चा था। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो था वो अभी एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग, सर्विस टैक्स अलग, वैट अलग के बदले एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट का था, ठीक है, जिसके ऊपर खर्चा गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा करना पड़ता था, वो कम हो गया। देन गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया क्योंकि टैक्स इवेजन कम हो गया। जीएसटी में टैक्स की चोरी करना नामुमकिन है, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट तुरंत आपको पकड़ सकता है अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो तो जीएसटी आने के बाद देखो बहुत पेपर में न्यूज़ आती थी कि इतने बोगस बिल की वजह से इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने छापा मारा, वहाँ पे मारा, छापा मारा, तो ये सब अब गवर्नमेंट जीएसटी आने के बाद, क्योंकि एक ही सिंगल टैक्स के ऊपर फोकस, पहले तो गवर्नमेंट को एक्साइज के ऊपर फोकस करो, सर्विस टैक्स के ऊपर फोकस करो, वैट के ऊपर फोकस करो, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स परेशान हो जाते थे। तब ऐसा नहीं है, अभी एक ही है जीएसटी, बस पूरा फोकस किसके ऊपर, एक टैक्स कलेक्ट करने पे लगाओ, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। तकरीबन 1 लाख करोड़ पर मंथ इतना गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करता है, 1 लाख करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली इतना जीएसटी गवर्नमेंट हर महीने कलेक्ट करता है। तो समझ लो इससे क्या, किसका फायदा होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, तो सिटीजन्स को भी हुआ, इंडस्ट्री को भी हुआ और गवर्नमेंट को भी हो गया, ठीक है। सो ये द कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर दिए हैं। अब कल के लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीजीएसटी एक्ट मित्रों, ठीक है। किस एक्ट से हम शुरुआत करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इन 4 एक्ट्स में से सीजीएसटी एक्ट पहले हम शुरू करने वाले हैं, बाकी एक्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहला सीजीएसटी। क्यों, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में जो जो प्रोविजन है वही प्रोविजन बाकी एक्ट्स में भी है, ठीक है। बाकी एक्ट्स के हमें अनकॉमन प्रोविजन पढ़ने हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया हम सीजीएसटी एक्ट बनाएंगे, सीजीएसटी एक्ट में सब कुछ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। सप्लाई यानी क्या, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे जीएसटी सप्लाई पे लगते हैं, तो हर एक एक्ट में सप्लाई डिफाइन करने के बदले एक बार सप्लाई डिफाइन कर दो, टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन कर दो, वैल्यू, आईटीसी, सब एक बार डिफाइन कर दो। तो ये सब कहाँ बताया गया है, सीजीएसटी एक्ट में। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो कल के लेक्चर से हम सीजीएसटी एक्ट से शुरुआत करेंगे। कल से आपका जीएसटी सही मायने में शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट, हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो।